नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले पार्ट में हम लोगों ने आदर्श गैसों के बारे में कुछ बात की थी। आज हम उस आदर्श गैस समीकरण जो हमने निकाली थी PV बराबर nRT, उसमें प्रयोग में लाए जाने वाले जो टर्म्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, R, N, इनकी इकाइयों के बारे में कुछ बात करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है और हम लोग को ध्यान में रखना है। दाब की इकाई के बारे में यदि हम बात करें तो दाब को हम परिभाषित करते हैं बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F इंटू ए। ये फिजिक्स, भौतिक शास्त्र में या फिजिक्स में हम पढ़ते आए हैं। F बल है, A क्षेत्रफल है। बल को हम F को परिभाषित करते हैं M इंटू ए। M मास है, A त्वरण है, तो ये कैपिटल A एरिया है। तो इस तरीके से हमने दाब को पहले परिभाषित किया है और फिर उसके बाद यहाँ पर इन तीनों की इकाइयाँ रखें। तो देखिए, अलग से भी रख सकते हैं। F बल है, बल की इकाई न्यूटन होती है, और A एरिया है, ऐसा यूनिट में इसकी इकाई मीटर होती है। तो ये हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दाब की एक इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनती है। दूसरी तरफ यहाँ पर M की जगह पर हम रखें केजी, किलोग्राम, ऐसा यूनिट में। A त्वरण है, इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A की है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इकाई बन जाती है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पर देखिए दो इकाइयाँ प्रेशर की हमारे पास बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी तरफ हम इस फोर्स को x से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ से, और नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह हमने लंबाई से या x से गुणा कर दिया। ये बना दिया F इंटू एक्स, और F इंटू एक्स क्या हो गया? इसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है, ये वर्क की इकाई है। और A इंटू एक्स वॉल्यूम, क्योंकि ये एरिया इंटू लेंथ, ये बन जाता है वॉल्यूम। तो ऐसी स्थिति में वर्क अपॉन वॉल्यूम, वर्क की इकाई जूल और वॉल्यूम की इकाई मीटर क्यूब। तो यहाँ पर एक इकाई निकल के आती है जूल पर मीटर क्यूब। एक इकाई प्रेशर की या दाब की ये बनती है। तो क्या निकाला हमने कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, जूल मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब एक ही इकाई यानी प्रेशर की इकाइयां हैं और एक दूसरे के समतुल्य हैं, और इसी को हम शॉर्ट में PA या पास्कल भी लिखते हैं। तो ये एक रिलेशन है कि 1 पास्कल बराबर 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 जूल पर मीटर क्यूब बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक रिलेशन है। यानी दाब की हमने देखी यहाँ पर 4 इकाइयाँ। पांचवी इकाई वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब जो सामान्यतया काम में ली जाती है, और अपन कहते हैं कि सामान्य दाब एक वायुमंडलीय दाब है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है लगभग 10 की घात 5 पास्कल के, यानी ये बड़ी इकाई है। ठीक है, इसी को हम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 760 टॉर भी कह सकते हैं। तो प्रेशर की कई सारी इकाइयां हैं। ये सब हमारी यूनिट सिस्टम में इनके संख्यात्मक मान भी अलग अलग हैं। तो इसलिए अपने को देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन में हमें कौन सी यूनिट इस्तेमाल करनी है, यानी कैलकुलेशन के बाकी हिस्से में किस तरीके की फिगर्स आ रही हैं, न्यूटन मीटर आ रहा है या जूल आ रहा है या किलोग्राम आ रहा है, तो उसी तरीके की इकाई हम प्रेशर की यूज कर सकते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, कट जाए। आयतन के बारे में बात करें तो आयतन की इकाई सामान्यतः लीटर होती है, पर 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होती है। 1 डेसीमीटर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है,
और 10 डेसीमीटर का 1 मीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मीटर में अगर इसको हम लिखें तो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब करेंगे तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, यानी 1/10 की घात 3, और 10 की घात 3 को ऊपर ले जाएं तो 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन है कि 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये हमें ध्यान में रखनी है। कई जगह हमें आयतन लीटर में दिया गया होगा और उसको मीटर में कन्वर्ट करके, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लिखना। ताप को हम अपनी सब कैलकुलेशंस में केल्विन में यूज करेंगे। आप जानते हैं 273 या एग्जैक्टली ले तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़कर हम केल्विन बनाते हैं। गैस नियतांक आर की इकाई के बारे में हम यदि बात करें तो PV इक्वल टू nRT हमने लिखा है। तो R बराबर क्या हो जाता है, P इंटू वी अपॉन N इंटू टी। ठीक है। प्रेशर को हमने क्या लिखा, F अपॉन ए। और यहाँ से वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ये हमने क्यों इस तरीके से फैला के लिखा है, तो यहाँ से एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, फोर्स और लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ, और नीचे N यानी मोल और T यानी टेम्परेचर। तो हमारी यूनिट क्या आ गई, फोर्स इंटू लेंथ पर मोल इंटू टेम्परेचर। और ये फोर्स इंटू लेंथ हमारे वर्क की इकाई कार्य है, यानी वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर की विमा या डायमेंशंस यदि पूछी जाए तो वो क्या होंगी, वर्क इंटू मोल, वर्क पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर की केल्विन है। तो ये हमारी विमा कहलाएगी, यानी जो वर्क की इकाई होगी वही आर की इकाई होगी। क्योंकि मोल हमारा फिक्स है, टेम्परेचर हमारा फिक्स है, केल्विन में चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ वर्क या कार्य की इकाई में चेंज कर सकते हैं। कार्य की इकाई परिवर्तित करते ही आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। तो आर को हम क्या कर सकते हैं, वर्क की इकाई के हिसाब से लिख सकते हैं, या तो जूल में या अर्ग्स में। तो आर की 2 इकाइयां बन जाती हैं, जूल पर मोल पर केल्विन या अर्ग्स पर मोल पर केल्विन। ये 2 मेन या मुख्य इकाइयां हैं आर की। आर के संख्यात्मक मान की यदि हम बात करें, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो उसका कोई ना कोई मान भी है। आर के संख्यात्मक मान की यदि हम बात करें तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कई सारी विधियां हैं, उसमें एक पद्धति है लीटर एटमॉस्फेयर सिस्टम, जिसमें हम दाब को एटमॉस्फेयर में और आयतन को लीटर में रखें। ठीक है, इन इकाइयों के बारे में हम पहले से बात करते हैं। तब हम उसके लिए आर का मान निकाल सकते हैं। आर बराबर PV अपॉन NT है, तो P 1 एटमॉस्फेयर और V हम लीटर में लिखें। ठीक है। और ये 22.4 लीटर होता है 1 मोल का आयतन, ये भी फिक्स है। 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर, वो हमने 22.4 यहाँ पर लिया है। और 273.15 ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। ठीक है, तो उसकी जगह पर हमने 273.15 केल्विन लिया है। इसको यदि हम हल करते हैं तो ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन निकल के आता है। यहाँ पर ये देखिए 2 हिस्से हैं, एक तो 0.0821 ये तो कहलाता है आर का संख्यात्मक मान, और लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ये कहलाता है
आर की इकाई। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकते हैं कि इस इकाई में आर का संख्यात्मक मान कितना होता है, 0.0821, या पूरा अगर लिखने के लिए आपको कहा जाए लीटर वायुमंडलीय पद्धति में आर का संख्यात्मक मान या आर की इकाई लिखिए, तो हमें ये पूरा मान लिखना पड़ेगा। दूसरा है, यदि हम दाब को पास्कल में लिखें। पास्कल पहले भी आपको बताया था कि लगभग 10⁵ पास्कल है एक एटमॉस्फेयर का मान। इसको हम निकाल भी सकते हैं इस तरीके से, P बराबर H इंटू D इंटू G होता है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। H पारे के स्तंभ की ऊंचाई 0.76 मीटर होती है। 13.6 ये पारे का घनत्व होता है, और इसको हम किलोग्राम में लेंगे तो इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और गुरुत्वाकर्षण बल 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए सारी इकाइयाँ SI पद्धति में हैं, तो इसलिए यूनिट सिस्टम को हमें फॉलो करके चलना है, एक ही इकाई पद्धति काम में लेनी है। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1.01325 इंटू 10⁵ आता है। रफ कैलकुलेशन के लिए 10⁵5 ले सकते हैं, ठीक है। और आयतन 22.4 लीटर है। इस लीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ से गुणा करेंगे, जैसा आपको पहले बताया। ताप वही केल्विन में लिया जाएगा, 273.15। इन तीनों मान को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो R के लिए वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ये दाब के लिए मान हो गया SI पद्धति में 10⁵5 पास्कल, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और ये 273.15 केल्विन। इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 8.314 आता है। इकाई चाहे तो न्यूटन मीटर में ले सकते हैं या जूल में ले सकते हैं। तो ये SI पद्धति में R का मान कैलकुलेट होता है 8.314। तो हमें पद्धति याद रखनी है और R का संख्यात्मक मान याद रखना है और उसकी इकाई याद रखनी है। तीनों चीजें महत्वपूर्ण। CGS पद्धति में लिखें तो 1 जूल 10⁷7 अर्ग्स के बराबर होता है। तो आप जो पीछे अपने निकाली है उसको 10⁷7 से गुणा कर दीजिए, तो वही चीज अर्ग्स में भी आ जाती है, और उसको अपन इस तरीके से कैलकुलेट करके भी अलग से निकाल सकते हैं। कैलोरी सिस्टम भी होता है, और अपन जानते हैं कि लगभग 2 कैलोरी का ये R की वैल्यू निकल के आती है 1.987, क्योंकि 1 कैलोरी में 4.184 जूल्स होते हैं। यानी लगभग हम मान चलें तो 4 जूल का 1 कैलोरी, और वहाँ लगभग 8 जूल हमने कैलकुलेशन निकाली है, तो लगभग 2 कैलोरी, और एग्जैक्ट देखें तो 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ये इकाई निकल के आती है। मोलर मास की बात करते हैं। 1 मोल गैस का द्रव्यमान, इसको हम m और नीचे स्मॉल m करके लिखते हैं। खाली m लिखा है तो मास है, और अगर यहाँ पर छोटा m भी लिखा है तो ये मोलर मास है, ठीक है। मोलर मास बराबर क्या होता है, m यानी गैस का टोटल द्रव्यमान बटे अणु, इसमें मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स m। मोलर आयतन के बारे में भी बात करते हैं, Vm, अर्थात 1 मोल गैस का आयतन, ये 1 मोल गैस का द्रव्यमान, ये 1 मोल गैस का आयतन, यानी गैस का कुल आयतन डिवाइडेड बाई मोल्स की संख्या, ठीक है। और द्रव्यमान और आयतन में संबंध भी होता है, आप पहले भी जानते हैं। वही संबंध यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि मोलर मास बराबर घनत्व इंटू मोलर वॉल्यूम। इनका भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। मोलर वॉल्यूम 22.4 जो हम लोगों ने यूज किया है, उसकी भी कैलकुलेशन है। यदि हम P को पास्कल में लिखें 10⁵5, R को 8.314 न्यूटन मीटर में लें, और T को 273.15 केल्विन में लें, तो यहाँ से V का मान निकाला जा सकता है। इसी V के मान को हमने वहाँ भी यूज किया है, तो इससे जाहिर सी बात है यहाँ भी निकालेंगे तो वही मान निकलेगा, क्योंकि इस 22.4 को यूज करके हमने R का मान निकाला है, और R का वही मान यूज कर रहे हैं, तो
V का मान भी 22.4 निकलेगा। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर मोलर वॉल्यूम है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कई बार हम बात करते हैं 298 केल्विन पर, तो ये 24.8 मिल लेते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक और इकाई हम यूज करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करेंगे, के, स्मॉल के। तो के बराबर होगा R अपॉन N। R क्या चीज है? गैस कांस्टेंट है, और N अवोगाद्रो नंबर या अणुओं की संख्या है। तो यदि हमने इस 8.314 को अणुओं की कुल संख्या से या अवोगाद्रो नंबर से भाग दे दिया है, तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो एक कण के लिए या एक अणु के लिए निकलेगी। ठीक है ना, इसको हमें समझना है। तो के एक अणु के लिए गैस स्थिरांक है, R एक मोल गैस के लिए स्थिरांक है। तो यदि हम कभी एक अणु के लिए कोई समीकरण लिखेंगे, तब वहां पर गैस कांस्टेंट के लेंगे, और एक मोल गैस के लिए अगर हम समीकरण लिखेंगे तब गैस कांस्टेंट R लिया जाएगा। तो इसलिए ये हमें थोड़ा सा एक ध्यान में रखना है, R और K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट, दोनों ही गैस के लिए स्थिर है, लेकिन एक मोल के लिए है और एक अणु के लिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी दोबारा फिर मुलाकात करेंगे इसके बारे में और।